This is March. मार्च में बेटा इंडिया के बिजनेस मार्च 2025 पेपर 2 वेरिएंट 2 explain what is meant by the accuracy of a measured value. Accuracy का मतलब क्या होता है? How close the measured value is from true value. So we show that the calculated density of the material of a cube A is 8.7 exponent 3 kilogram per meter cube. बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्योंकि ये क्यूब है तो ये हो जाएगा L क्यूब। तो मास गिवन है आपको 31.3 ग्राम में दिया हुआ है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एक्सपोनेंट -3 लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय L क्यूब। L आपके पास है 1.53 सेंटी में है तो एक्सपोनेंट -2 लग जाएगा का क्यूब। चेक करें इसका आंसर 8.7 एक्सपोनेंट 3 आ रहा है नहीं आ रहा? जी इधर यूनिट, इधर तो यूनिट की जरूरत है, ऊपर दिया बस ठीक है, लेकिन नहीं कट सकता, ऊपर दी हुई है ना वैल्यू, यूनिट तो दिया। Calculate the percentage uncertainty in the density. बेटा percentage uncertainty पे जो मिलेगी डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल्स टू डेल्टा m अपॉन m प्लस 3 डेल्टा l अपॉन l, ठीक है, और परसेंट का साइन लग गया। सो मास की वैल्यू आपके पास 0.5 अपॉन 31.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज के लिए प्लस 3 टाइम्स ठीक है, तो 3 टाइम्स डेल्टा एल आपके पास आ गया 0.01 डिवाइडेड बाय लेंथ है 1.53 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितनी आ रही है परसेंटेज? 3.6 आ रही है, जिसको हम राउंड ऑफ करके 4% लिखेंगे क्योंकि आपके पास डेटा में अनसर्टेनिटी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में। The density of the material of cube B is determined to be 9.2 exponent 3 kilogram per meter cube with an uncertainty of 6%. State and explain whether cube A and cube B could be made from the same material. तो क्या आप इसका 6% निकाल सकते हैं? 9.2 exponent 3 का 6% कितना होगा? 6% of बताएं जरा 9.2 एक्सपोनेंट
3 क्या है आंसर? 5 किलोग्राम पर मीटर। अच्छा, उसकी कितनी थी बेटा? इसकी थी 8,700 और इसकी कितनी है? 9,200। फर्क कितना है इसमें? 500 का फर्क आ रहा है और 500 ही हमारे पास अनसर्टेनिटी आई। तो क्या ये दोनों सेम मटेरियल के हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर 6% की अनसर्टेनिटी है तो यस, यस विद एंड uncertainty of 6%, these materials, these objects can be of the same material. Six 6.7% of 9.2 exponent 3 आ रहा है 500 552। 8.7 exponent 3 में 500 अगर हम ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट वही वैल्यू बन जाएगी जो उन्होंने यहाँ दी हुई। तो इसका मतलब है 6% की अनसर्टेनिटी के साथ हम इन दोनों को सेम मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं। State the principle of moments for a system to be in equilibrium the sum of उस पेपर आएगा भी साढ़े 6 सर मार्क्स मैं खुद ही बताऊंगा, आप ना भेज देना। पांच वाला मुझे डांट के कहते तुम छुपा रहे थे सर, सबका क्या मुझे यार मुझे कर मेरी छुपा हो गई ना कि मार्क्स छुपा रहे थे और फिर हम भी नहीं कर सर मैंने भेज दिया सर, मैसेज कर देते नीचे थे सर, मैसेज मुझे डाउट किए कि तुम मार्क्स छुपा रहे थे। सर मैंने बस लास्ट देख लिया, ऑब्जेक्टिव भी लिख लिया और स्टार्ट में पूरा क्लोज सिस्टम। A solid plastic cylinder floats in water. It is used to support one end of a horizontal uniform beam AB as shown. ठीक है जी। The beam has a length 6 meters and weight 1700 Newton. The beam is attached to solid ground with a hinge at end A. The cylinder is floating vertically in the water. The top of the cylinder is attached at its center to the beam at a horizontal distance of 5 meters from end A. The cylinder applies a vertical force of 1300 Newton to the beam. सिलेंडर की कितनी फोर्स है? किस तरफ होगी है? ऊपर, क्योंकि ये क्या है? अप थ्रस्ट है। सही है। 1300 न्यूटन की फोर्स सिलेंडर अप्लाई कर रहा है अपवर्ड्स। वेट की बात हो रही है, वेट उन्होंने यूनिफॉर्म बीम है तो वेट कहां से एक्ट करेगा? बिल्कुल सेंटर से एक्ट करेगा। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट का हमें नहीं पता, हम अंदाजन से यहाँ पे W लिख रहे हैं। P इज नॉट सेंटर, P बोला उन्होंने सेंटर है। 3 मीटर हो। हाँ 3 मीटर से एक्ट करेगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो हमने नहीं लिखी हो। पर्सन ऑफ वेट 660 न्यूटन, तो पर्सन का वेट 660 न्यूटन है। यहाँ पर
660 न्यूटन। बेटा 3 कहां से आया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बीम है और यूनिफॉर्म का मतलब है उसका वेट उसके सेंटर से एक्ट करेगा। The beam AB is in equilibrium by taking moments about end A, determine the distance x from A to P। मुझे बताएं कौन कौन सी मोमेंट्स लग रहे हैं यहाँ पर। 2 मोमेंट्स क्लॉकवाइज हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट्स। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट सिर्फ किसकी वजह से, तो 1300 मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस 5 इक्वल्स टू वेट कितना है 1700 जो इसका वेट है यूनिफॉर्म बीम का इनटू, बेटा आपके पास नहीं है ये पेपर में, ये मार्च का पेपर है अभी जो 1700 इंटू 3 प्लस ये हमने मोमेंट निकाला है ड्यू टू वेट ऑफ द बीम प्लस पर्सन का वेट है 660 मल्टीप्लाइड बाय उसका डिस्टेंस कितना है वो है x जो हमें नहीं पता। तो बेटा 1300 इंटू 5 कितना आया 1300 इंटू 5 से आपका आंसर आ रहा है 6500। इसमें से हम माइनस कर लेंगे 1700 इंटू 3 कितना आया 5100 माइनस किया और इसके आंसर को डिवाइड कर लेना है आपने 660 से, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x कितनी आ रही है 2.12 जिसको हम लिखेंगे 2.1 मीटर। 2.12 नहीं लिख सकते, डेटा में 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। चेक करेंगे। The bottom of the cylinder is submerged in the water to depth y as shown in figure 2.2. The beam is still attached to the cylinder but not shown. The cylinder has mass 1100 kg and diameter 0.78 meter. The beam exerts a vertical force of 1300 Newton on the cylinder. The cylinder is in equilibrium. Show that the upthrust acting on the cylinder is 1400. Upthrust का फॉर्मूला क्या होता है, अपथ्रस्ट ऊपर कितनी फोर्सेस हैं, एक ही है अपथ्रस्ट, और नीचे कौन कौन सी है प्लस उसके अलावा फोर्स ऑफ द बीम 1300। अब वेट हो गया 11 इंटू 9.81 और इसमें हम ऐड कर देंगे 1300, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा 1407, जिसको हम लिखेंगे 1400 न्यूटन। शो करना The water has density this, calculate depth। बेटा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है रो जी बी, जिसको हम लिख सकते हैं रो जी ए एच, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना वो होता है एरिया इनटू डेप्थ। ठीक है, अब ए एच में एच क्या चीज है, एच है वाई। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि इट इज रो जी ए वाई, और अगर मैं y निकालना है तो y इज इक्वल टू एफ अपॉन रो जी ए। एफ अपथ्रस्ट कितना था 1407, या चलो 1400 दिया था वही यूज कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी दी है, एरिया एरिया आपको गिवन है यहाँ पर, डायमीटर से निकालेंगे। डायमीटर से एरिया कैसे निकालते हैं,
एरिया हो जाएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। डायमीटर कितना है 0.78 का डिवाइडेड बाय कितना आया एरिया एरिया की वैल्यू बताइए 0.5 आ रहा है एरिया बेटा चेक कर लें आप लोग कोई और भी कैलकुलेशन कर लें 0.5 मीटर स्क्वायर चेक करें एरिया आ रहे हैं टी की वैल्यू कितनी है और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई बताएं क्या आंसर आया y का y आ रहा है 0.3 लेकिन हम इसको लिखेंगे 0.30 क्योंकि डेटा में दो से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहीं पर भी नहीं The person can stand anywhere between A and B. On figure 2.3, sketch the variation of the depth of the bottom of the cylinder with the distance of the person from A. For distances between 0 and 6, numerical values are not required. अच्छा मुझे बताएं कि डिस्टेंस फ्रॉम ए जब 0 है कहाँ होगा ये हम्म, तो इस बीम का तो वेट होगा या नहीं होगा होगा जिसकी वजह से अपथ्रस्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा होगा क्योंकि पर्सन का वेट मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा लेकिन बीम का वेट तो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका मतलब है सिलेंडर कहीं ना कहीं कुछ डेप्थ में होगा तो इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी मतलब यहाँ पर कहीं पर उसकी कोई वैल्यू होगी और फिर जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ए से जितना वो दूर जाते जाएंगे क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ता जाएगा तो डेप्थ भी बढ़ती जाएगी तो इसलिए हम इसका लाइन ग्राफ बनाएंगे स्ट्रेट थ्रू किसी इक्वेशन में कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी स्क्वायर नहीं है तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की बननी चाहिए आपके पास इस पूरी इक्वेशन में किसी भी अभी तक कहीं पे स्क्वायर था कर्व वाला ग्राफ कब बनता है जब किसी इक्वेशन में कहीं पे कोई स्क्वायर तुम्हारा क्या पेपर तुम्हें पेपर नहीं दिया ना मार्च वाला पॉजिटिव ग्रेडियंट A truck of mass 9400 kg moves with constant acceleration in a straight line down a slope as illustrated. Calculate the acceleration of the truck between A and B. Speed पहले कितनी थी 13 बाद में 22 और distance 180 क्या इक्वेशन यूज होगी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो गई A is equal to V square मतलब 22 का स्क्वायर माइनस U square मतलब 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into S क्या आंसर आया 875 मतलब 0.88 meters per second square. Then determine the gain in kinetic energy of the truck between A and B. तो kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर कल आपको दिया था पेपर आप घर लेके गए सॉरी याद क्यों नहीं रहती आप लोगों को मैंने कल बताया हम आज पेपर सॉल्व करेंगे बुक तो नहीं लिखा मैंने चेक करें वो पेपर मैंने सॉल्व किया था मैं घर जाते ही आपको स्कैनिंग भेजती हूँ ये किसकी बात है काइनेटिक एनर्जी निकालनी है दो जगह पर कहाँ कहाँ ए पे भी और बी पे भी ठीक है तो हाफ एम बी स्क्वायर यूज होगा दो दफा हाफ एक दफा मास कितना है 9400 और स्पीड कितनी है
13 का स्क्वायर, और आप इसको एक काम करेंगे, इसको पहले लिख लें 22 का स्क्वायर, और दोबारा से हाफ m कितना है इंटू 13 का स्क्वायर। बताएं क्या आंसर आया? 1.5 एक्सपोनेंट 6। नहीं, डिफरेंस को स्क्वायर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 22 माइनस 13 का स्क्वायर निकाल लें और डिफरेंस का स्क्वायर आ जाएगा। हमें स्क्वायर्स का डिफरेंस लेना है। हाफ m कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट चेंज, और डेल्टा v पे स्क्वायर है। अब डेल्टा v का स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप 22 माइनस 13 करें उसका स्क्वायर ले लें। नहीं, 9 का नहीं कर सकते। करके देखें, आपका आंसर गलत है, क्योंकि वो जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंस का स्क्वायर आ रहा है। हमें स्क्वायर्स का डिफरेंस लेना है, इसीलिए मैंने ये वर्किंग खोल के कर दी है। इस तरह आप लोग डायरेक्ट नहीं कीजिएगा। 2 मिनट लें। हाँ, वो कर सकते हैं। फॉर्मूला नहीं लिखा होगा। एक मार्क फॉर्मूला लिखें। Short time after passing point B, truck R moves in a straight line on horizontal ground. The driver of the truck applies the brakes. Figure 3.2 shows the variation. Momentum क्या होता जा रहा है? Define force. Rate of change in momentum. कोई भी स्टूडेंट बेटा इसको प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ना लिखे, so that the average resulting force F acting on truck R between 0 and 15 is 1.2 exponent 4. कैसे निकालेंगे? Change in momentum डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। टाइम 0 पे मोमेंटम कितना है? 21 है, और 20 कितने टाइम के बाद बेटा ये क्या बोल रहे हैं वो 15 के बाद। 15 पे कितना है? 2.5 है। तो 21 से 21 एक्सपोनेंट 4 से कम होकर 2.5 एक्सपोनेंट हो जाए डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहिए हमको। फाइनल कितना था? 2.5 एक्सपोनेंट 4, इसे माइनस करना है 21 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हमारे पास है 15 सेकेंड्स, और हमारा आंसर आना चाहिए माइनस 1.2 एक्सपोनेंट 4। बेटा 2.5 यहाँ पर देखेंगे 15 पर और 0 पर मोमेंटम था 21। दो वैल्यूज आपने ग्राफ से उठानी है। यस, किसी एक पॉइंट पर फोर्स पूछते, तो ग्रेडेड बनता। इन्होंने एवरेज बोला है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सही है कि वो बोलते हैं फाइंड आउट फोर्स एट 15, ग्रेडेड बने। सही है। अभी हमने ग्रेडेड क्यों नहीं लिया? किस पे? नहीं, उससे आ भी रहे सही तो वो नहीं है, वो इत्तेफाक से भी वैल्यू सही है, क्योंकि एवरेज पूछ रहे हैं। 2 पॉइंट्स के बिटवीन कितना फोर्स में चेंज आया। An identical truck S An identical truck S has the same initial momentum as truck R. Truck S experiences a constant force equal to the force in B part 2. Force सेम है दोनों की, और दोनों का इनिशियल मोमेंटम भी सेम है। फोर्स और इनिशियल मोमेंटम सेम हो जाए, ठीक है, तो फोर्स और इनिशियल मोमेंटम सेम होना चाहिए। State and explain whether the truck S will take more, less or the same amount of time to come to rest as truck R. तो
चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दोनों का वो सेम है और सेम फोर्स लग रही है और आइडेंटिकल ट्रक है, मतलब मास भी, तो क्या फाइनल मोमेंटम सेम ही होगा या नहीं होगा? ठीक है बेटा, आप फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा, इनिशियल मोमेंटम सेम है, फोर्स भी सेम लग रही है, तो फाइनल मोमेंटम भी सेम ही होगा। ठीक है, आप इसके पास दिखा लेना क्या कहते हैं, रेस्ट में लाने के लिए मोमेंटम को जीरो करने में कितना टाइम लग रहा है? 23 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, वो निकालें, चेंज इन मोमेंटम पता है हम लोगों को कितना है, 21 से जीरो हुआ है, टाइम भी पता है, फोर्स निकालें इसकी। एफ होता है डेल्टा पी ऑन डेल्टा टी, तो डेल्टा पी आपके पास आ जाएगा बेटा, चेंज इन मोमेंटम 21 एक्सपोनेंट 4 और दूसरा जीरो है, तो चेंज यही आएगा, चेंज इन मोमेंटम इज 21 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय कितने टाइम पे रेस्ट में आया है, बताएं जरा कितनी फोर्स चाहिए? नाइन थाउजेंड। ये फोर्स रिक्वायर्ड है और वो कह रहे हैं कि कितनी फोर्स लग रही है इसमें। An identical truck has the same mass. The truck S experiences a constant force equal to the force in B part 2. अगर हम फोर्स रिक्वायर्ड इतनी है 9130, लेकिन फोर्स लग कितनी रही है, वो कह रहे इतनी लग रही है जितनी बी पार्ट 2 में दी गई है, विच इज -1.2 एक्सपोनेंट 4। तो किस पर ज्यादा फोर्स लग रही है और किस पे कम लग रही है? फोर्स ऑन आर इज lesser than force on S। अगर फोर्स कम हो गई है तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? एस तो पे फोर्स जो है ना वो ज्यादा लगे तो टाइम टेकन कम हो जाएगा। सो टाइम टेकन टू ब्रिंग एस टू रेस्ट will be lesser than R। फोर्स किस पे ज्यादा है, तो इसलिए S को रोकने में टाइम कम लगेगा, सो टाइम टेकन टू ब्रिंग S टू रेस्ट विल बी लेसर। S पे फोर्स ज्यादा है कम है? फोर्स ज्यादा तो टाइम कम। F and T are inversely proportional to each other।
दोनों का मास सेम है, दोनों का चेंज इन मोमेंटम सेम है, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम सेम है, फाइनल सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम सेम है। इसके 3 मार्क्स मिलेंगे, है पढ़ेगा तो 3 मार्क्स मिलेगा, ये तो कुछ नहीं है। A device containing a microwave emitter and receiver is placed in front of a large metal sheet in a vacuum as shown. The line XY is perpendicular to the metal sheet. Device emits microwaves of frequency 6.3 gigahertz when the device is at position P. Stationary wave is formed between the device and the sheet. Explain how the stationary wave including the nodes and antinodes is formed. Microwave emitter क्या produce कर रहा है? और वेव प्रोग्रेसिव वेव जो है वो आगे शीट पर जाकर क्या होगी, रिफ्लेक्ट। इंसिडेंट वेव्स और रिफ्लेक्टेड वेव्स आपस में इंटरफेयर करेंगी और जहां जहां पर इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है वहां पर एंटी नोड्स और जहां पर डिस्ट्रक्टिव है वहां पर नोड्स बनेंगे। फेस डिफरेंस की जगह एम्पलीट्यूड मेंशन कर सकते हैं? नहीं, वो भी लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पार्ट डिफरेंस की कंडीशन भी लिख सकते हैं। मेरे पार्ट डिफरेंस इज एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव और एंटी नोड्स बनेंगे और जहां पर डिस्ट्रक्टिव है एन प्लस हाफ लैम्डा वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या नोड्स बनेंगे। डन। लैम्डा होता है V अपॉन एफ। माइक्रोवेव के लिए V कितना लेंगे और फ्रीक्वेंसी 6.3 गीगा। गीगा कितना होता है बेटा, क्या आंसर आया, कितना, एक्सपोनेंट माइनस 4.8 exponent minus 2. At point P, the receiver detects a maximum amplitude of the stationary wave. Devices move slowly from point B along the line XY and the receiver detects a series of minimum maximum amplitudes. First time a minimum amplitude is detected by the receiver is when the device is at point Q. Determine the distance between P and Q. बेटा P पहले कहा था डिवाइस मूव P पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था मतलब एंटी नोड था और Q पे क्या बना है, मिनिमा नोड।
नोड टू एंटी नोड कितना होता है? सो पी टू क्यू जो है वो हो जाएगा, नोड टू एंटी नोड कितना होता है? क्वार्टर होता है, 1/4 लैम्डा। लैम्डा जितना भी आया था 4.8 एक्सपोनेंट -2 था ना, तो डिवाइड कर दें 4 से, क्या आंसर आया? 0.0 केसीएफ लगेगा, अगर वहां गलत आई थी तो यहाँ लगी। 4.8 डिवाइड बाय 4 से क्या है? 0.012। The intensity of the microwaves emitted by the device is increased. The frequency of the microwave is unchanged. The device is moved slowly along the line XY from point Q until the next maximum amplitude is detected at point R. State and explain whether the distance QR is greater than, less than, or the same as distance PQ. अगर हम frequency बढ़ा रहे हैं, frequency unchanged है, intensity बढ़ा रहे हैं, तो क्या change होगा? वो depend करता है किसके ऊपर? Frequency के ऊपर। Intensity change करने से speed change नहीं होगी, wavelength change नहीं होगी, frequency change नहीं होगी। There will be इंटेंसिटी से सिर्फ एम्पलीट्यूड बढ़ता है। There will be no change to wavelength or speed. So no change to distance QR. लिख सकते हैं QR is same as PQ. हाँ उस लेकिन उस इक्वेशन में हाँ इंटेंसिटी अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन ए स्क्वायर का रिलेशन बनाया था। और इंटेंसिटी और इंटेंसिटी हाँ वो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर हो जाएगा। वो तब होता है ना, इंटेंसिटी डबल हुई तो एम्पलीट्यूड को क्या इफेक्ट आएगा, तब यूज करेंगे। टाइम बेस्ड सेटिंग दी हुई है। डिटरमिन द वेवलेंथ, बेटा लैम्डा होता है स्पीड इनटू टाइम पीरियड। क्या आप लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? यस कितनी बॉक्स में बन रही है एक वेव? 0.5 6 की बन रही है सर। और उसका 6 कर देंगे। 6 है, 6 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ नहीं है। अगर आप देखें तो ये एक बॉक्स, इधर एक बॉक्स छोटा छूट रहा है, वो उधर वापस आ जाएंगे, बाकी बीच में 5। ट्रफ टू ट्रफ ले लें, क्रेस्ट टू क्रेस्ट ले लें, कहीं से भी लें, आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं। ट्रफ टू सर वो आगे से घुमा हुआ है। वो आगे से बना हुआ है थोड़ा, वो पॉइंट देखो जो पूरे ग्राफ में नजर आ रहे हैं। ट्रफ आधा नजर आ रहा है, आधा नहीं भी नजर आ रहा। क्रेस्ट टू क्रेस्ट 6 सेंटीमीटर है, तो बेटा
6 को मल्टीप्लाई कर लें 5 एक्सपोनेंट माइनस 4 कितना आया? ये आ गया हमारे पास टाइम पीरियड। तो स्पीड है 330 मल्टीप्लाइड बाय 3 एक्सपोनेंट माइनस 3। क्या आंसर आया? 0.99। एक बॉक्स कम है, ये 6 नहीं, 5.8 है। 9 भी नहीं है, 9 तो रीड ही नहीं कर सकते इसमें। तो कितना है? 5.8 सेंटीमीटर। तो 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 5 एक्सपोनेंट माइनस 4, क्या है इसका आंसर? और इसको मल्टीप्लाई करें 330 से 2.9 एक्सपोनेंट माइनस 3 हो गया 0.96। The loudspeaker now moves in a straight line while emitting the same sound of constant frequency. The period of the trace on the CRO increases continuously. Describe the motion of the loudspeaker. टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या है? करीब आ रहा है, दूर जा रहा है? दूर जा रहा है। As time period increases, frequency decreases. अब टाइम पीरियड वो कह रहे हैं कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो उसका मतलब है स्पीड भी कंटिन्यूअसली बढ़ेगी। तो द सोर्स इज मूविंग अवे एंड एक्सेलरेटिंग। अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता तो उसमें लिखा होता है टाइम पीरियड ऑफ द ट्रेस ऑन द CRO स्क्रीन हैज इंक्रीज्ड, दैट्स इट। कंटिन्यूअसली का लफ्ज नहीं होता। कंटिन्यूअसली का मतलब है चेंज होता जा रहा है, टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है, तो उसका मतलब है कि स्पीड बढ़ती जा रही है, एक्सेलरेट कर रहा है, मूविंग अवे बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा हमें यहाँ पर रेजिस्टिविटी दी हुई है, तो क्या हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं नहीं? रेजिस्टेंस डायरेक्टली दी है 3.3 आर। करंट है हमारे पास 0.85 इंटू रेजिस्टेंस है 3.3 मिली। क्या आंसर आया? 2.8 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है जी। देन हमें निकालना है एरिया R इक्वल्स टू रो L अपॉन A में अगर हम A यूज कर लें तो हो जाएगा रो L अपॉन R। रो कितना दिया हुआ है? रेजिस्टिविटी 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 8 इंटू
लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ है 0.24 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 3। एक और डिस्कस करते हैं मान 3.3 एक्सपोनेंट माइनस 3 क्या आंसर आया? यही आया 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 6 यही आ रहा है। देन नंबर डेंसिटी शो करनी है हमने। नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया आ गया, कितना आया था? और लेंथ कितनी थी? बताएं कितना आया वॉल्यूम? मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, सही है। और हमने निकालना क्या है? नंबर डेंसिटी, जो n होता है ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 2.6 एक्सपोनेंट 22 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? बताएं क्या आपका आंसर 8.3 एक्सपोनेंट 28 आ रहा है पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, फॉर्मूला बताएं। I इज इक्वल टू 28 आएगा। दोबारा बेटा कि जल्दी से कोई वर्किंग करके देख लो उसकी कैलकुलेशन। नंबर डेंसिटी की वैल्यू निकालें जल्दी से, देखें सही आ रहा है आंसर या नहीं। 2.6 एक्सपोनेंट 22 को डिवाइड कर दें 3.12 एक्सपोनेंट माइनस 6 से। पूरी वैल्यू बताओ जो कैलकुलेटर में आ रही। 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 6 और 0.24 को मल्टीप्लाई करें दोबारा। ये आंसर शायद गलत था, इसकी एक्सपोनेंट चेक करें, गलत आई। ये -7 है, इंशरा ने बताया है -6। बहुत शुक्रिया इंशरा। तो हमारा ये आंसर तो ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ पर माइनस करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट। आई का वी का फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन एन ए क्यू। आई कितना था? 0.85 अपॉन एन ए क्यू। एन है कितना? एरिया कितना है? एक्सपोनेंट -6। और क्यू की वैल्यू क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए हम ले रहे हैं 1.6 एक्सपोनेंट -90। क्या आंसर आया? 4.9 एक्सपोनेंट -5। चेक करेंगे, यही आ रहा है आंसर। Different copper wire Q has the same volume as wire P but non-uniform radius as shown. The radius R1 same volume है, एरिया कम हो गया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो बेटा R2 पर यहाँ पर एरिया कम हो गया है तो इसका लेंथ क्या हो गई होगी? इस वायर बढ़ गई होगी। तो ये डिफरेंट वायर क्यू है, इसकी लेंथ ज्यादा है।
as the length has increased and cross sectional area R equals to rho L upon A था. So the resistance of Q is greater than P. cross section area of resistance or compared to Cross sectional area को resistance को compared to cross section area बाद में कम होता है. हाँ उससे रेजिस्टेंस को कंपेयर किया ना, दोनों की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ी रही. But length को compare नहीं किया, फिर भी same. आप लिख सकते हैं ना कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो लेंथ डबल हुई है, लेंथ मतलब बड़ी है और एरिया कम हुआ है, दोनों केसेस की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज ही हुई. वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है तो वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और एरिया कम हो जाएगा. लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, एरिया कम होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्यू की ज्यादा ही होगी एज कम्पेयर टू पी. नीचे आप लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ या एरिया के साथ क्या रिलेशन. ड्रिफ्ट स्पीड बेटा फॉर्मूला बताएं ड्रिफ्ट स्पीड का. v इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए क्यू. सही है, इसमें q कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है क्योंकि मटेरियल सेम है. करंट भी सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में. लेकिन एरिया के साथ क्या रिलेशन है b का, इनवर्स है. हम जब x से आगे जा रहे हैं एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. एरिया कम होता जा रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ती जाए. x पर ड्रिफ्ट स्पीड थी या नहीं थी, कुछ ना कुछ थी, तो इसका मतलब है ग्राफ जीरो से स्टार्ट नहीं होगा. अच्छा एरिया की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा आई अपॉन एन ए क्यू में. एरिया की जगह पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू. तो क्यू के ग्राफ में क्या आ रहा है, इक्वेशन में स्क्वायर आ रहा है, तो उसके इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन सकता. चैप्टर नंबर 2 के आखिर में हमने ग्राफ्स की क्लास रखी हुई, हो भी सकती है अलग से, लेकिन अनसर्टेनिटी वाला जो चैप्टर है उसके सबसे आखिरी में देखिएगा मैंने ग्राफ्स पढ़ाए हैं पूरा के कब कौन से ग्राफ्स बनते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब बनते हैं और एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स कब बनते हैं. Distance or destination. ठीक है, नेक्स्ट alpha is 4 2 88 minus 2 is 86 222 plus 4. ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ न्यूक्लियस आर. बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन बताएं. प्लस इनिशियल मोमेंटम कितना लेंगे, जीरो लेंगे. एमिशन का केस है तो ये हो गया जीरो इक्वल्स टू आफ्टर एमिशन आर का मास है 222 u टाइम्स उसकी वेलोसिटी कितनी आर की वो नहीं बता, इंटू v1 माइनस लिखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि अगर अल्फा राइट मूव करेगा तो आर लेफ्ट मूव करेगा. मोमेंटम इज कंजर्व्ड. अल्फा का मास होता है 4u और उसकी वेलोसिटी ऊपर दी हुई है 1.5 एक्सपोनेंट 7. ठीक है, u और u कैंसिल हो जाएंगे. 222 टाइम्स v1 is equal to 4 times
1.5 एक्सपोनेंट 7। तो बताएं कि कितना आ रहा है V1? ये क्या काइनेटिक एनर्जी? बेटा हर न्यूक्लियर रिएक्शन में मोमेंटम कंजर्व होता है, लिखवाया था। मोमेंटम कंजर्व होगा तो क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई। नोट्स पहले मुझे देना, बाद में 17 आए आपके सर में। मुझे डांट पिटती है। 17। कल आप पेपर देना ना। कितनी आ रही है स्पीड? 2.7 एक्सपोनेंट 5 आ रही है। चेक करें, दोबारा से चेक करें। 2.7 एक्सपोनेंट 5। कौन सी तीन क्वांटिटीज हर डिके में कंजर्व्ड होती हैं? न्यूक्लियॉन नंबर, चार्ज नंबर, मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, और मास एनर्जी कंजर्व्ड। ये 40 से अभी नहीं हुए। मास एनर्जी लिखना, सिर्फ मास नहीं लिखना। पूरा पूरा चार्ज नंबर। ठीक है जी, यहाँ पर हो गया आपका ये पेपर एंड। वापस छोड़ दी। सर में 2 मार्क पड़े। अरे वही